बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, अपने पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने बताया था कि चीन की विदेश नीति किस प्रकार से निर्धारित है और किस प्रकार से वह कार्य करती है। हालांकि उसके तहत अपन ये मानते हैं कि चीन की विदेश नीति विशेष तौर से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विशेष महत्व रखती है और उसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि 1949 के बाद जब साम्यवाद की स्थापना हुई तो किसी को भी इस प्रकार का आभास नहीं था कि इतने शीघ्र ही चीन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा सकता है। इसे एशिया का रोगी, यूरोपीय देश इसे पूर्व का तरबूज, यहाँ तक कि अन्य विचारकों ने भी चीन के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था को माना कि एशिया में सबसे कमज़ोर राष्ट्र केवल चीन है। लेकिन साम्यवाद की स्थापना के बाद चीन ने अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ किया। अपनी विदेश नीति को चारा और छड़ी के रूप में उन्होंने स्थापित किया और उसमें जिसमें आक्रामकता के गुण दिखाई देते हैं। लेकिन इस विदेश नीति के तहत अपन ये मानते हैं कि कुछ ऐसे निर्धारक तत्व भी हैं जो अपन ये मानते हैं कि चीन की विदेश नीति पर किसी न किसी चीज़ का प्रभाव रहा है। जैसे सबसे पहले देखिए, चीन की विदेश नीति को सबसे अधिक प्रभावी बनाने में उसका प्रतिभाशाली नेतृत्व रहा है। अपन ये मान सकते हैं कि जैसे कि यानी कि चाउ एन लाई, जो साम्यवादी विचारधारा लेनिन, माओ इत्यादि को आधार मानकर यह निर्धारित किया गया था कि सत्ता शक्ति के आधार पर ही प्राप्त की जा सकती है। तो इस आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि वहाँ का प्रतिभाशाली नेतृत्व चीन की विदेश नीति के निर्धारक में महत्वपूर्ण विशेषता रखता है। इसके बाद देखिए कि उग्र राष्ट्रीयता, कुबलाई खां, चंगेज खां ऐसे प्रतिभाशाली नेतृत्व के धनी हुए जिन्होंने उग्र राष्ट्रवाद के रूप में चीन को स्थापित किया और इस बात का विश्वास दिलाया कि जब तक उग्र राष्ट्रवाद लोगों में व्याप्त नहीं होता है तब तक किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। इसका प्रभाव संपूर्ण देश में रहने वाले सभी नागरिकों पर इस प्रकार से पड़ा कि उन्होंने सारी चीज़ें राष्ट्र के ऊपर समर्पित कर दी और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को एक प्रकार से गले लगा लिया। इसके बाद देखिए कि वहाँ पर राष्ट्रीय हित, प्रत्येक देश का जिस प्रकार से राष्ट्रीय हित होता है वहाँ पर चीन ने भी राष्ट्रीय हितों में दो महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती हैं कि एक तो अपने सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखना और इसके बाद प्रवासी चीनियों के हितों की, परिवार की, रोजगार की, संपत्ति की सुरक्षा के दायित्व को निभाए रखना। तो इस बात से भी एक प्रकार से चीन की विदेश नीति का निर्धारण होता है कि एक राष्ट्र अपने देश में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के दायित्व को तो निभाता ही है, लेकिन इसके साथ साथ विदेशों में रहने वाले यानी प्रवासी चीनियों के हितों की सुरक्षा का दायित्व भी रखता है। इसके बाद देखिए कि आधुनिक राष्ट्रवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद से तात्पर्य ये होता है कि जहाँ पर अपन ये मानते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना तो प्रत्येक में मानी जाती है, लेकिन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप एक राष्ट्र अपने हितों को बनाए रखने के साथ साथ में राष्ट्रीयता की भावना को किस चरम तक पहुंचाता है, यह भावना भी चीन में देखी गई, जिसे अपन आधुनिक राष्ट्रवाद के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद देखिए कि साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा इस बात को मानती है कि इतने बड़े भूभाग पर बसी हुई वह जनसंख्या है जिसको निश्चित रूप से प्राथमिक आवश्यकताएं यदि पूर्ति करनी है तो उसके लिए साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना अति आवश्यक है। साम्यवादी व्यवस्था में यानी कि संपत्ति का निजीकरण नहीं बल्कि यानी कि राष्ट्रीयकरण किया जाता है। संपूर्ण संपत्ति पर केंद्र का या सरकार का नियंत्रण रहता है और जिस प्रकार से विकास कार्य बहुत तेज़ी से होता है तो उसी को आधार मानकर यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा को अपनाया गया था। तो अपन ये कह सकते हैं कि चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में अपन प्रभावशाली नेतृत्व, उग्र राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय हित, आधुनिक राष्ट्रवाद और साम्यवादी विचारधारा को मानते हैं। अब इसके बाद देखिए कि चीन की विदेश नीति के चरण कौन कौन से। यहाँ पर अपन चीन की विदेश नीति के चरणों को केवल 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन ये 4 भाग इतने महत्वपूर्ण माने जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में केवल इन चरणों के आधार पर ही उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति ही नहीं की बल्कि किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ा है। जैसे सबसे पहले देखिए कि उग्र नीति का युग जो 1949 से 1953 के मध्य रहा था। विशेष तौर से देखिए कि उग्र नीति के युग से तात्पर्य था कि उन्होंने जैसे साम्यवाद की स्थापना हुई
वो इस बात को मानता था कि किसी न किसी रूप में चीन को आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती, और यह आर्थिक सहायता तब संभव है जब वह साम्यवादी जो विचारधारा अन्य देशों में पहले से पनपी हुई है और वो आर्थिक रूप से संपन्न माने जाते हैं, ऐसे राष्ट्रों के साथ में उन्होंने संबंध की नीति अपनाई। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी मानता कि केवल साम्यवादी देशों से संपर्क बनाने से ही चीन की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती, और इसके लिए उन्होंने अन्य देशों से भी अपने संबंध बनाए रखने की कोशिश की। तो सामान्यतः दो महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं कि 1950 में चीन और सोवियत संघ के मध्य एक मित्रता संधि हुई, जिसके तहत सोवियत संघ ने चीन को आर्थिक सहायता और व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अधिक या कई समझौते हुए, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार आया। इसके बाद देखिए कि स्टालिन जो विदेश नीति का निर्धारक तत्व माना जाता है, विशेष तौर से कि उन्होंने ही इस प्रकार से निर्धारित किया कि देश की राजनीति किस प्रकार से प्रभावी होगी, और स्टालिन ने 1952 में एक घोषणा जारी की थी जिसके तहत उन्होंने सह अस्तित्व की नीति को अपनाया। यहीं से प्रारंभ होता है कि सोवियत संघ एक तरफ ये समझता था कि साम्यवाद का विस्तार हो रहा है और चीन एक साम्यवादी देश के रूप में उभर चुका है, और एशिया में साम्यवाद पूरी रूप से फैलने की संभावना है। लेकिन स्टालिन ने अलग से नीति का अनुसरण किया और उन्होंने अमेरिका के साथ में संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, और 1952 में स्टालिन ने घोषणा की थी कि पूंजीवादी राज्य और साम्यवादी राज्य इन दोनों में सह अस्तित्व का होना अति आवश्यक है। जैसे जैसे चीन की नज़दीकियां अमेरिका से बढ़ी, क्योंकि वह पूंजीवादी राज्यों का संगठन माना जाता है, ऐसे ऐसे सोवियत संघ से यह कटता चला गया। लेकिन चीन को इस बात का पता था कि सोवियत संघ जितने अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ है उससे कई गुना अमेरिका ज़्यादा सुदृढ़ है, और इसलिए अमेरिका से संबंध बनाए रखना अति आवश्यक है। तो यह एक प्रकार से उग्र नीति का यानी युग माना जाता है, जो 1949 में साम्यवाद की स्थापना से लेकर और 1953 तक का था। इसके बाद देखिए कि दूसरी इसकी थी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। विशेष तौर से यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो किसी भी अन्य राज्य के साथ में या तो युद्ध जैसी स्थिति का सहारा ले सकता हो या अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सैनिक शक्ति को बढ़ावा देता हो। इसलिए उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण किया। वो मानता था कि जब तक चीन की स्थिति मजबूत नहीं हो जाती कि तब तक पड़ोसी राज्यों के साथ में अच्छे संबंधों का होना बहुत ज़रूरी है, और यही कारण है कि अप्रैल 1954 में यानी तिब्बतीय क्षेत्र के मामलों पर, यानी कि तिब्बत को एक प्रकार से वह अपना एक अभिन्न अंग मानता था, और भारत ने उसका समर्थन करते हुए दोनों देशों के मध्य पंचशील के सिद्धांतों के क्षेत्र में एक संधि हुई। और 1954 में जो पंचशील के सिद्धांत यानी कि 5 ऐसे सिद्धांत थे जिसके द्वारा सह अस्तित्व, हस्तक्षेप की नीति, मित्रतावाद व्यवहार बनाए रखना, इस प्रकार की संधि को दोनों देशों के मध्य स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। लेकिन यही नहीं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को 1957 में देख लिया कि 1957 में प्रवासी चीनियों के संबंध में या उनके हितों को बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया के साथ में भी संधि की थी, और संधि वार्ता का यह परिणाम निकला कि चीन ने अपने हितों को भी बनाए रखा और इंडोनेशिया के साथ में व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी स्थापित कर लिए। इसके बाद देखिए फिर उन्होंने 1957 में एक यानी कि अपन ताइवान से संधि वार्ता स्थापित की थी, क्योंकि दोनों के मध्य पहले तनाव की स्थिति थी, और उस तनाव को कम करने के लिए उन्होंने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का अनुसरण करते हुए 1957 में ताइवान के साथ में एक सहयोगात्मक संधि की थी, जिसके तहत दोनों देशों के मध्य यानी कि तनाव कम हुआ। यहाँ तक की नीति तो अपन को फिक्स है कि यह उग्र नीति थी, वह अपना विकास बनाना है। दूसरी थी सह अस्तित्व की नीति, जो पड़ोसी राज्यों के अच्छे संबंध बनाए रखने के साथ में धीरे धीरे आंतरिक क्षेत्र में अपने आप को सुदृढ़ करता जा रहा था। जब उसकी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी तो यह निश्चित है कि वह अपने हितों को बनाए रखने के लिए अपने दायरे को बढ़ाता है। धीरे धीरे जब उन्होंने दायरा बढ़ाना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक नई आक्रामक युद्ध नीति का अनुसरण किया। यह नीति उनकी 1957 से और 69 का जो समय था, उन्होंने यहाँ पर चारा और छड़ी, जो कि मैंने बताया कि पहले तो किसी राष्ट्र को अपनी ओर आकर्षित करना और अपना उद्देश्य पूर्ति होने के बाद में उसी राष्ट्र से या तो युद्ध करना या उसे तिरस्कार करना या उसे अपने आप से अलग कर देना।
इस नीति का अनुसरण चीन ने एक प्रकार 1957 से 1969 के मध्य तो किया, लेकिन इस क्षेत्र में या इस समय सीमा में उन्होंने अपनी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैलाना प्रारंभ कर दिया और लगभग ऐसा महसूस किया जाने लगा कि चीन आंतरिक क्षेत्र में नहीं, बाहरी क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करते जा रहा है। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने 1958 में ईस्वी में लेबनान संकट के समय चीन के पास के जो टापुए थे उन पर अधिकार जमा लिया, क्योंकि यहाँ पर लेबनान आर्थिक संकट या गृह युद्ध जैसी स्थिति में था। उसी समय उस चीज़ का फायदा उठाकर जिन टापुओं पर उसका कभी कब्जा नहीं था उन पर उन्होंने अधिकार जमा लिया। ये एक प्रकार से आक्रामक नीति ही मानी जाती है, क्योंकि लेबनान उस समय उस स्थिति में नहीं था कि चीन से वह युद्ध जैसी स्थिति को अंजाम दे सके। इस चीज़ का फायदा उठाकर इन टापुओं पर उन्होंने अधिकार जमा लिया। इसके बाद देखिए 1959 में इसी प्रकार से लाओस संकट पर भी चीन का कड़ा रुख रहा और उन्होंने अपनी दादागिरी को थोपना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद देखिए कि 1959 में ही भारतीय सीमा पर उन्होंने अतिक्रमण करना प्रारंभ किया, जो वर्तमान में भी एक प्रकार से दोनों देशों के मध्य सीमा संबंधी विवाद और युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। 1959 में भारतीय सीमा पर अतिक्रमण किया और जब भारत ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को आधार मानकर कुछ क्षेत्र भारत का यानी कि पुनः चीन को प्रदान कर दिया, लेकिन चीन वो मानता था कि भारत की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह किसी भी क्षेत्र में उसका मुकाबला कर सकती हो। धीरे धीरे उन्होंने अपने दायरे को बढ़ाना प्रारंभ किया और सीमाओं का विस्तार करने की पुनः सोचने लगा। ऐसी स्थिति में देखिए कि अक्टूबर 1962 में भारतीय सेना पर सैनिक आक्रमण कर दिया। सैनिक आक्रमण करने के समय भारत की कोई तैयारी नहीं थी। हालांकि ये माना जाता है कि उस समय किसी न किसी रूप में भारत की एक कमजोरी मानी जाती है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने में सफल नहीं रहा, जबकि चीन राष्ट्रीय हितों को बनाए रखने के साथ साथ में अपनी सीमाओं का विस्तार भी करना चाहता था और वह काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुआ था। इस युद्ध में भारत को पूर्ण रूप से यानी कि कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई, जबकि कुछ क्षेत्र या अतिरिक्त क्षेत्र भारतीय क्षेत्र जो सीमा था उस पर चीन का आक्रमण होने के कारण वह उसके अधिकार क्षेत्र में चला गया। इसके बाद देखिए कि 1963 में साम्यवादी विचारधारा के सबसे प्रमुख चाउ एन लाई ने अफ्रीकी देशों की यात्रा की और अफ्रीकी देशों की यात्रा करने के बाद में उन्होंने पुनः इस प्रकार की व्यवस्था की कि साम्यवाद किसी न किसी रूप में फैलना चाहिए। इस स्थिति के आधार पर अपने कह सकते हैं कि जो ये समय था वो आक्रामक, वो विशेष तौर से माना जाता है, लेकिन चौथा जो चरण है इसका वो अति महत्वपूर्ण स्थिति का माना जाता है। इसे कहते हैं युआन कूटनीति। युआन वहाँ की मुद्रा है और अपन मानते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले किसी भी देश की मुद्रा इतनी अधिक सशक्त नहीं है कि वह अमेरिका का मुकाबला कर सके, लेकिन चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के साथ में इसका युआन कूटनीति का इसका केवल और केवल उद्देश्य ये था कि अमेरिकी डॉलर जो मुद्रा है उसकी नीति के स्थान पर युआन नीति यानी कि वहाँ की मुद्रा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी हो और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लगभग डॉलर के समकक्ष हो। इस नीति का अनुसरण करने के लिए उन्होंने 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनाया। पहला, जो तटस्थ राज्य थे, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं थे, ना साम्यवादी गुट में थे और ना ही पूंजीवादी गुट में, ऐसे राष्ट्रों के साथ में पहली बार तो उन्होंने मित्रतावत व्यवहार करना प्रारंभ किया और उनसे संधियाँ प्रारंभ की। नंबर दूसरा, सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य कि तटस्थ देशों के साथ, अब देखिए कि साम्यवादी देशों के साथ में संबंध बनाना प्रारंभ किया दूसरा, और तीसरा यह था कि डॉलर के मुकाबले वहाँ की मुद्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त की जानी चाहिए। और इसके अलावा ये भी माना जाता है कि विशेष तौर से कि चीन अपनी मुद्रा का मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर या अधिक से अधिक निवेश करने के पक्ष में था। तटस्थ राज्यों को तो आर्थिक सहायता देता ही है, साम्यवादी देशों को भी आर्थिक सहायता देता है, इसके अलावा अधिक से अधिक मित्र बनाने की कोशिश करता है और सीमाओं की सुरक्षा को बनाए रखने का यानी उद्देश्य रखा। इसके तहत ये माना जाता है कि उन्होंने कुछ नीतियों का अनुसरण भी किया। नीतियों का अनुसरण करने के साथ साथ अपने कह सकते हैं कि
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को महत्व देने के लिए उन्होंने विशेष तौर से आर्थिक निवेश की नीति को अपनाया। 1971 में एशिया और अफ्रीकी राज्यों के लिए जो अविकसित और विकासशील थे, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए या साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए 2 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता यानी कि प्रदान करी और स्वीकृति कर दिया कि किसी भी राज्य को यदि अन्य प्रकार की कोई आर्थिक सहायता होता है, विशेष तौर से एशिया और अफ्रीका के नवस्वतंत्र राज्यों को चीन देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। और उन्होंने अन्य देशों को, यानी कि अब भी ये माना जाता है कि वर्तमान में जैसे कि पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, भारत के जितने भी पड़ोसी राज्य, भारत को घेरने के लिए उन्होंने सभी पड़ोसी राज्यों को इतना कर्ज दे रखा है कि वो मजबूर हैं चीन की बात मानने के लिए। इसके बाद देखिए कि चीन और अमेरिका के मध्य व्यापारिक समझौता हुआ था 1979 में, और उस व्यापारिक समझौते के तहत दोनों देशों के मध्य लगभग 38 अरब डॉलर का व्यापारिक समझौता हुआ था, जिसमें वस्तुओं के आदान प्रदान के साथ साथ में चीन में बनी हुई लघु उद्योगों को या विशेष तौर से सूचना टेक्नोलॉजी या अपन ये कह सकते हैं कि संचार साधनों के क्षेत्र में अमेरिका और इसकी विशेष देन मानी जाती है, क्योंकि उन्नति चीन में बहुत कुछ हो चुकी थी। इसके बाद देखिए 1979 में चीन और जापान के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य लगभग 20 अरब डॉलर का व्यापार प्रारंभ किया। ये माना जाता है कि जापान की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, लेकिन फिर भी चीन ये मानता था कि कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी जो चीन के पास में नहीं है वो जापान के पास में है, और जापान भी ये चाहता था कि चीन की कुछ टेक्नोलॉजी जापान को प्राप्त हो जाए। तो इसलिए दोनों के मध्य व्यापारिक समझौता स्थापित हुआ, जिसमें 20 अरब डॉलर का व्यापार माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा 1992 में दक्षिणी कोरिया के साथ नए संबंध शुरुआत किए, जिसे अपन कह सकते हैं कि राजनयिक संबंध स्थापित करना। तो विशेष तौर से ये मानी जाती है कि जो ये नीति 1969 के बाद, या अपने मानते हैं कि 1969 से और वर्तमान तक की जो राजनीति है उसमें मुद्रा को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्यवादी व्यवस्था को बनाए रखना, ये कुछ विशेष तौर से है। अब अपन ये मानते हैं कि पूरा सारांश देखने के बाद देखिए कि चीन की विदेश नीति की मुख्य विशेषता क्या है। पहली विशेषता है कि यह आक्रामक नीति का अनुसरण करता है। आक्रामक नीति से तात्पर्य यह है कि पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को अतिक्रमण करने के बाद में उन्हें परेशान करता है और सीमाओं का विस्तार करता है, और उन्होंने छोटे राज्यों को हमेशा दबाने का कार्य किया है, जिसे अपन आक्रामक नीति के नाम से जानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है कि आर्थिक सहयोग की नीति। चीन इस बात को जानता है कि कोई भी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र से तब तक नहीं दबता जब तक उस पर आर्थिक दबाव नहीं हो। तो उन्होंने आर्थिक सहायता की नीति अपनाई। नव स्वतंत्र कोई भी राष्ट्र हो, अगर आर्थिक सहायता चाहता है, आर्थिक सहायता देने के लिए चीन पूर्ण रूप से तैयार होता है। इसके बाद देखिए कि साम्यवाद का विस्तार करना। वो इस बात को भी मानता है कि केवल आर्थिक सहायता देने से ही चीन का प्रभाव नहीं बढ़ेगा। वो तो चाहता ही है कि एशिया और अफ्रीका में जितना साम्यवाद का विस्तार होगा चीन उसका नेतृत्व करेगा, क्योंकि सोवियत संघ के बिखराव के बाद में रूस इतना अधिक शक्तिशाली नहीं था कि वह अन्य देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सके और उनके साथ में संबंध बनाए रख सके। इसलिए उन्होंने साम्यवाद के विस्तार के लिए आर्थिक सहयोग की नीति अपनाई। इसके बाद देखिए कि शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना। ये 4 महत्वपूर्ण इसकी विशेषताएं हैं। शक्तिशाली राष्ट्र से तात्पर्य ये माना जाता है, वो इस बात को मानता है कि केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं, परमाणुवीय शक्ति, सैनिक शक्ति और औद्योगिक क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति तब तक नहीं कर सकता चीन, तब तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं बना सकता। ये आपकी चीन की विदेश नीति है, और अगली आपकी ऑनलाइन क्लास में आपको चालू करेंगे भारत की विदेश नीति एवं उसके पड़ोसी राज्यों के साथ में संबंध। तब तक के लिए धन्यवाद।